जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त वाराणसी नगर निगम की महापौर मृदुला जायसवाल जी के चैम्बर में बैठा हूं और इस वक्त जो नगर की गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं उसी संदर्भ में कुछ बातचीत करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम अपनी महापौर महोदया जरूर जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से वाराणसी जनपद में नगर निगम के जो चुनाव के सीटों के वितरण किए गए, परिसीमन किए गए, उससे समझाना चाहेंगे। जो सीटें जातिगत आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया गया है? सबसे पहले मीके नेशनल न्यूज़ को मैं नमस्कार करती हूँ। थैंक यू। ये आरक्षण रैपिड सर्वे के हिसाब से विभाग करता है, इसमें हम लोग का तो कोई रोल है नहीं। अब जो आरक्षण आया है उस हिसाब से जो हमारे प्रतिद्वंदी रहेंगे, जो ये प्रत्याशी अच्छे रहेंगे, उनको उठाया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि नगर निगम का एक दायरा होता है कि हम जब भी सीट का बंटवारा करते हैं, सीट के बंटवारे में एक मानक दृष्टिकोण होता है कि गांव में संख्या होनी चाहिए, शहरों में संख्या होनी चाहिए, संख्या के हिसाब से हम सीटों का बंटवारा करते हैं। हमारे यहाँ बंटवारे की स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ सब भाजपाई है, नहीं हम क्या कोई गठबंधन है। आप जानेंगे हमारे यहाँ सिर्फ हर एक कार्यकर्ता कमल का फूल देखता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति की बाहुल्यता रहेगी, जिस क्षेत्र में जो आरक्षण हुआ है उसी हिसाब से हम प्रत्याशी उठाएंगे। देखिए, अगर नगर निगम के आरक्षण की हम बात करते हैं तो आप सबसे बड़ी चीज़ ये बताइए कि नगर निगम ने 90 वार्डों का कार्य किया, अब नगर निगम के क्षेत्र बढ़ गए हैं, दायरे, तो उन क्षेत्रों में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, सीटों का बंटवारा, तो उसमें उसकी मानक दृष्टिकोण क्या रखी गई है? भैया सब चीज़ आरक्षण पे ही डिपेंड करता है जी। हमारे 90 वार्ड थे और उसके बाद 84 गांव बनने के बाद 10 वार्ड और विलय हुए हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं जी। उनके जाति समीकरण को देखते हुए ही यह आरक्षण हुआ है और उसी हिसाब से हमारे प्रतिद्वंदी भी। और जी, जैसे कि हम अगर गांव की बात करें तो गांव में पहले जिला पंचायत हुआ करता था जी। तो अगर जिला पंचायत हुआ करता था तो क्या उस इलाके में नगर पंचायत को बैठाया जाना कैसा रहता? क्योंकि अभी कुछ इलाके गांव के ऐसे जिनको नगर पार्षद क्षेत्र में नहीं जोड़ा जा सकता था, ऐसा कहा जा रहा है लोगों का। नहीं, ऐसा लोग इसलिए कहते क्योंकि सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है जी। हमारा उद्देश्य, हमारे संगठन का उद्देश्य सिर्फ विकास है। ये कोई मतलब नहीं बनता है कि किसी को प्रधानी रहने दिया जाए या किसी की पार्षदी रहने दी जाए। विकास पहुंचाना है तो जल्द से जल्द पहुंचाना है, इसीलिए उसको नगर निगम में विलय किया गया ताकि प्रधानी में हम लोग देखते हैं कि विकास कितने धीमे स्तर पे होता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए विकास जल्दी पहुँच सके इसलिए उनका विलय हुआ है। जैसा कि अब हम आते हैं नगर निगम की जो समस्याएं नगर निगम क्षेत्र की है। नगर निगम क्षेत्र के लोगों की समस्या है कि जो गृह कर उनसे लिया जाता है वो गृह कर बढ़ोतरी रूप में है। जिसे कहा जाता है कि गाटर पटिया के मकान है या किसी मकान दरवाजे लगे हैं, लकड़ी दरवाजे हैं, तो उनका मानक दृष्टिकोण अलग होना चाहिए। लेकिन नगर निगम विभाग द्वारा उनसे जो गृह कर लिया है उसको सही रूप से नहीं लिया गया, ऐसी शिकायत किया जा रहा है लोगों का। ये जो एस्टिमेशन करना था जी। उसमें ये स्वकर लगाने की जो बात थी 2014 से थी, ये आज का नहीं है लागू हुआ, 2014 से लागू है। लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, उस हिसाब से उन्होंने अपने टैक्स को नहीं दिया, इसलिए उनको इस समय ये लग रहा है कि बढ़ा के दिया जा रहा है। बढ़ा के कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों ने सदन में बातें भी बहुत करी थी, शासन से इसको ब्याज माफ़ी भी करवाया था कि 2014 से जो अब तक लिया जा रहा है उसके लिए ब्याज माफ़ कर दिया जाए, तो ब्याज भी हम लोगों ने माफ़ किया। और उसके बाद कोई ऐसा बताइए, अगर आप किसी भी नगर निगम को इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगे जी, सुविधा पूरी देना चाहेंगे जी, तो कहीं न कहीं ये संसाधन कहाँ से जुटेगा? संसाधन जोड़ने के लिए नगर निगम को कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो टैक्स आज बाबा आदम के ज़माने से जो चला आ रहा है, क्या वही चलेगा? आज आटा 10 रुपये किलो था, आज 20 रुपये 25 रुपये किलो 35 रुपये किलो तो जा चुका है। यही बात हम कह रहे हैं कि जब हर चीज़ में चेंज आ रहा है तो टैक्सेस में भी चेंज आया, लेकिन ये अभी नहीं आया है, 2014 से चल रहा है। जैसा कि नगर निगम की जो भी टैक्स नगर निगम वसूली करती है, तो अपनी चैनल वाले जरूर जानना चाहूँ कि जो नगर निगम जो टैक्स आते हैं
वो जनता के किस मध्य में खर्च होते हैं? जो टैक्स आता है वो नगर निगम के खजाने में जाता है, उससे सारे विकास कार्य किए जाते हैं, लाइट्स है, सड़क है, सीवर है, ये सारे काम उसी से होते हैं। हमारे कर्मचारी का वेतन है, ये सब काम उसी से तो होता है। जी, तो जैसे कि नगर निगम की जो भी टैक्स आते हैं वो विभिन्न मदों में खर्च होते हैं, लेकिन नगर निगम से जुड़ा एक विभाग होता है जो जलकर विभाग भी है। या बनास जनपद की एक समस्या है, बहुत विकराल रूप ले चुकी है कि दूषित जलों से डेंगू का प्रकोप फैलता जा रहा है। कुछ नगर निगम की कुछ पाइपें पूर्ण से ध्वस्त हो चुकी है और ग्रामीण और शहरी इलाकों में दूषित जल जा रहा है। इस पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगा? भैया पहली बात तो आपको खबर ही गलत मिली है, दूषित जल से डेंगू नहीं होता है जी, ये तो मेडिकेटेड आपको बता जी जी। दूसरी बात है, दूषित जल जाने की प्रक्रिया बहुत कम हो गई है। हम लोगों ने जलकर के साथ मिलकर बहुत काम किया। हमारे पार्षद महोदय अभी यहाँ पे मौजूद है, आप उन लोगों से भी बात करेंगे। जैसी स्थिति आज 7 साल 8 साल पहले थी, वैसी स्थिति अब नहीं रह गई है। अब हम गिने चुने 2-4 पॉइंट में गिन सकते हैं कि यहाँ पे हम पानी साफ नहीं दे पाए, उसके लिए भी काम चल रहा है। जैसे कि छोटा सा इलाका है लहतारा क्षेत्र का, लहतारा क्षेत्रों में कहा जाता है कि वहाँ की जो भी जल मिल रही है दूषित जल मिल रही है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नहीं चलती है। आप किसी समय वहाँ के जल को देख सकती हैं। लहतारा में आपने किससे बात की? आपके कहाँ से बताइए? वहाँ के लोगों द्वारा मिली। वहाँ के लोगों द्वारा हम वहाँ पे खुद ट्यूबवेल लगाने वाले हैं, खुद हम ट्यूबवेल लगा चुके हैं। वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी हम देख के आ चुके थे। कुछ गलियों कुछ के लिए आप पूरे वार्ड के लोगों की बात आप नहीं कर सकते। नहीं पूरी नहीं, आप बिल्कुल आप जो है आप एक सिंगल पर्सन से आप बात करेंगे तो वो सिर्फ अपने घर के दरवाजे के बाहर की बात करेगा जी। तो ये कह देना कि पूरे वार्ड में गंदा पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर खुजमा क्षेत्र में जाता हूँ, कुछ चेतगंज के सर्किल इलाके में जाता हूँ, वहाँ भी शिकायतें उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसा नहीं है भैया, शिकायतें आती हैं, शिकायतें दूर भी होती हैं। हमने अपने रिजीम में कम से कम नहीं तो 100-150 से ट्यूबवेल लगवाए 5 साल के अंदर। तो लहतारा में नया ट्यूबवेल कहाँ लगेगा? लग चुका है एक ट्यूबवेल, अब एक ट्यूबवेल की और मांग है, देखते हैं उसमें आप। जी, अब देखिए जैसे कि जलकल की बात यहाँ होती है, अब हम आते हैं आपसे नगर निगम कार्यकारिणी के। नगर निगम की जो कार्यकारिणी की समिति की बैठक है ये बराबर समय पर होती रहती है। इधर भी बैठकों में काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। ये नगर निगम कार्यकारिणी की सिर्फ बैठक मेरी वजह से नहीं रुकी रहती जी। इसमें 12 सदस्य होते हैं जी, उनको नहीं मन होगा चलाने का, उन्होंने कभी एक बैठक की मांग की ही नहीं, तो इसलिए नहीं। जैसे पूर्व काल में नगर निगम से ये निर्धारित हुआ होता था कि जो भी पार्षद होते थे उनको एक धनराशि नगर के विकास में अपनी पार्षद से विकास में दी जाती थी। क्या वो 2014 के बाद वो धनराशि दी जा रही है? नहीं, वो नियम जब से हम आए तब से तो नहीं लागू हुए। हाँ, हमारे टाइम में हमने पार्षद कोटा आवंटित किया था हर एक पार्षद को, जैसे जैसे हम लोग का मद का बजट रहता था उसी हिसाब से। इस बार हम लोगों ने 10 लाख लास्ट ईयर अभी दिया है, 10 साढ़े पार्षदों को पार्षद कोटे के नाम पे मिलता है, वो लोग अपने क्षेत्र में विकास। पूर्व काल में अमाउंट 15 लाख के आसपास था। बजट जैसे रहता है, ये मैंने कहा ना, बजट के साथ आपका 15वां वेतन भी आप ही के क्षेत्र में हो रहा है, नगर निगम निधि आप ही के क्षेत्र में हो रहा है, तो पार्षद कोटा भी आप ही के क्षेत्र में हो रहा है। अपने बजट के हिसाब से वो पैसा उसी में से ना आ रहा है, अलग से तो हम पार्षद कोटा का पैसा कहीं से आता नहीं जी। लेंगे तो जनता तुरंत चिल्लाएगी कि अब भैया हम तो टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं जी। तो हर चीज़ का एक है, एक ही वार्ड में सब काम हो रहा है ना। तो पार्षद को एक कोटा कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई शासन से ये लागू नहीं हुआ है या ना ही सदन से लागू हुआ है। ये तो हम लोगों ने चर्चा किया तो ये हुआ कि चलिए ठीक है कि पार्षद कोटा एक बांध देते हैं, जिससे कि आप लोग अपने क्षेत्र में कोई भी मरम्मत का काम कराना हो छोटा मोटा तो वो आप करा सके, उसके लिए प्रस्ताव बड़े बड़े न बनाना पड़े, छोटे मोटे प्रस्ताव से काम हो सके, इसलिए हम लोगों ने ये। जैसे कि हम नगर निगम की बात हो रही है कि पार्षद कोटे जो पैसे सही तरीके से वितरण किए जा रहे हैं, कुछ इस वक्त जो बजट आ रही है वो कम आ रही है, कारण यही है, इस कारण उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं विकास के लिए। हम छोटी सी बात करते हैं वाराणसी स्मार्ट सिटी को लेकर के, आप इसमें अपना राय दे सकते हैं कि स्मार्ट सिटी को जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, वाराणसी जनपद के अलावा अन्य जनपद भी है, तो वाराणसी सिटी को स्मार्ट सिटी को इसको कैसे विकसित एकदम सुचारू रूप से किया जाए?
वाराणसी को स्मार्ट सिटी तब हम कहेंगे जब हर एक जनता, हर एक जो यहाँ के कर्मचारी है, विभाग है, जनता है, प्रतिनिधि है, जब मन से सोचेंगे ना कि हमारा शहर सुंदर, स्वस्थ और साफ, हरा भरा रहे। स्मार्ट सिटी का मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ रोबोट से सब काम होने लगे जी। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि अपने में वो पूरा परिपूर्ण हो जी। वहाँ कहीं सीवर न बह रहा हो, वहाँ कहीं पानी न बह रहा हो, वहाँ सड़क न खराब हो, आपकी पार्किंग अच्छी हो, अच्छे से अगर आपका कहिए तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हो, आपके टॉयलेट्स बने हों, हर जगह चौराहों का सुंदरीकरण हो, ये स्मार्ट सिटी है। देखिए, स्मार्ट सिटी के विषय में जो आपका सुझाव था बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ बात आती है कि स्मार्ट सिटी के दायरे में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अगर कहा जाए लोक निर्माण विभाग के हिसाब से कि हमें अगर ज़्यादा ज़मीन चाहिए, अगर 2 फुट 5 फुट चाहिए तो तोड़ा जा सकता है। कुछ जगहों पे मानक दृष्टिकोण से उनकी ज़मीनों को 30-40 सेंटीमीटर तोड़ने के लिए मानक निशान लगा दिए गए हैं, जिससे कि जैसे कि नाली के अंदर मकान हैं 30-40 सेंटीमीटर से तोड़े जा रहे हैं। उससे क्या पूरा मकान ध्वस्त हो जाएगा, अब विकास के नाम पर शून्य होगा। तो उन्हें उससे कैसे सुधारा जा सकता है? भैया कभी भी ऐसे असंवैधानिक काम नहीं होगा, ये तो हम भी गारंटी दे रहे हैं। कहीं न कहीं आप नाले के ऊपर बना लेते हैं रैंप जी, नाले के ऊपर मकान बने हुए हैं। गलती हम अपनी नहीं देखते हैं। अगर विभाग कोई काम अगर करता है अच्छाई के लिए कर रहा है तो उसके लिए 4 लोग उठाने आ जाते हैं। जो मकानें नाली के अंदर बनी हुई है उनकी खुद पुश्तैनी मकान है। भाई पुश्तैनी गलत हो तो गलत, पुश्तैनी अगर हो जाएगा तो वो गलत नहीं रह जाएगा। बातें नहीं, नगर PWD की जमीन पर मकाने नहीं है। आपकी अगर कोई PWD का सड़क है, पहली बात तो PWD का इसका जिम्मेदार है। फिर भी अगर एक मेयर होने के नाते जी बिल्कुल नगर की समस्या है, जिससे कि सुविधा जनता को मिल सके। हमें चौड़ी सड़क बना करके उसमें सेल्फी पॉइंट थोड़ी ना बना जी बिल्कुल आपके लिए ही, तो जहाँ पे हम लोग को यातायात की दिक्कतें होती हैं जनता से सहयोग मांग करके ये काम होता है जी। जो नहीं करते हैं वो उसके लिए दिक्कत भी आती है। आप ही की सड़क अगर चौड़ी होगी तो 2 एम्बुलेंस जाने में, 4 गाड़ियां जाने में, आजकल हर सबके पास 4 व्हीलर है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ 4 लेन सड़कें बनी हुई है उसके बाद भी सिर्फ 40 की बात कर रहे हैं, बताइए। अभी लहतारा के क्षेत्र में चिन्हित किया गया है 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इससे क्या सारी मकानें ध्वस्त हो जाएंगी और उसमें कोई लड़ाई नहीं आने वाला है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर वो लोग जाएं, अगर DM के पास जाके बात करें तो जरूर इसमें उपाय निकलेगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारी बातें वाराणसी महापौर मृदुला जायसवाल से, उन्होंने बताया कि काशी की समस्याओं का निस्तारण कैसे किया जा सकता है। और उन्होंने स्मार्ट सिटी की योजनाओं में प्रधानमंत्री हमारे महोदय नरेंद्र मोदी जी के विषय बताया कि स्मार्ट सिटी अगर बनना है तो इसके लिए समस्त जनपद के लोगों को एकजुट होकर के नगर के विकास पर ध्यान देना होगा, उसमें साथ देना होगा, तभी नगर का विकास होगा। और इस स्मार्ट सिटी तभी अच्छा बनेगा जब सभी का साथ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जोसफ, कैमरा आदि साहब देख रहे हैं वीके नेशन वाराणसी। नमस्कार साथियों, मैं वीके नेशन चैनल से इस वक्त वाराणसी में जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ, आरक्षण के आधार पे कहा जा रहा है कि सीटों को बंटवारा सही तरीके से वाराणसी के पर नहीं हुआ। इसके संदर्भ में काफ़ी, अगर बात करूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य बात करूँ तो विरोध चारों तरफ से उठ रहा है और नगर निगम के महापौर इस पर कुछ भी नहीं सोच रही है। और यहाँ तो हमारे चुनाव आयोग तक भी शांत है। आइए हम हमारे साथ यहाँ पे जो आपके वाराणसी जनता से जुड़े लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ आखिर क्या कारण है कि सीटों बंटवारा सही हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी अपने अच्छे से चुनाव में तैयारी में लगे हुए थे। आइए बात करते हैं। पहले पूछना आप बताएंगे जो सीटों को बंटवारा हुआ है वो कैसा है? देखिए, आरक्षण का एक मानक होता है, वार्डों के जनसंख्या का भी एक मानक होता है। उस वार्ड के जनसंख्या का और जातिगत आरक्षण का दोनों के मानक की दर्जा बनाई, जिसके लिए तमाम क्षेत्रों से जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अब तक समय तब तक कराएंगे भी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम के चुनाव में जो वार्डों का परिसीमन बढ़ा, जो नए वार्ड बढ़े, उस
इसमें बहुत ऐसे क्षेत्र थे जो नगर निगम से नगर पंचायत जब किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे हम लोगों का बेल्ट होता था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ नगर निगम किया गया। जबकि सदन में हमारे महापौर ये कहती है कि हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जो नगर ने जो दिया पंचायत को नगर पंचायत से किया सकता था, हमें पता है उनसे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे पार्षदी की आवश्यकता ही थी। अरे ठीक है, उसको लग रहा है आवश्यकता थी, भाजपा को इस समय लगेगा नोट बंद करना है तो बंद कर देगी ना, तो भाजपा को लगना चाहिए। जनता को क्या लग रहा है मतलब उससे जी बिल्कुल, ये उनको लगता है। मोदी जी को लगा कि नोटबंदी से देश सुधर जाएगा, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, तो ये तो उनको लगा। कोरोना में अघोषित लॉकडाउन कर देंगे तो देश से कोरोना भाग जाएगा, ताली पीट देंगे तो कोरोना भाग जाएगा, लेकिन भागा नहीं ना, ये उनको लग रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब बनारस की जनता से पूछेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं से पूरे परिसीमन के मानक को अपनी पार्टी की जीत को ध्यान में रखते हुए रखे, न कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए रखे। इसके ऊपर आपत्तियाँ भी लगातार दर्ज हो रही हैं। मानना न मानना सत्ता में उनका काम है। आज आप देखेंगे तो वार्ड के विकास के लिए इसके पिछले गवर्नमेंट, जिसको सपा गवर्नमेंट को, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी की के गाली देते हैं, उसमें भी इससे अच्छी थी। कम से कम 15 लाख रुपया वार्ड के पार्षद को एक क्षेत्र में अपने काम कराने का एक अधिकार था कि 15 लाख तक का काम हम नगर निगम से सैंक्शन करा सकते हैं। मोदी जी आए, देश के प्रधानमंत्री हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास में यहाँ किस तरीके का अवरोध नहीं है। सब कुछ होते हुए उस पैसे को घटा के 10 लाख कर दिया। यदि हम पार्षद हैं और हम अपने क्षेत्र के विकास संबंधित प्रस्ताव देना चाहते हैं, 10 लाख तक तो मेरा अधिकार है, मैं दूंगा, नगर आयुक्त से पास करवाऊंगा। 10 लाख का काम अपने क्षेत्र में करवा दूँ। 10 लाख में कितना काम होगा आप सोचिए। 10 लाख में गली भी एक बनानी है, चौड़ी गली, तो एक नहीं हो पाएगी। और एक वार्ड में कितने गली, नाली रीसेटिंग के, सीवर के चौके, सीवर के ढक्कन, चौके, तमाम चीज़ें होती हैं जो जिसके लिए बजट की ज़रूरत होती है। साल भर का बजट भी 10 लाख देते हैं, उसमें किस प्रकार से कोई सभासद विकास करा पाएगा। आखिर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं बढ़ाते विकास होता है। या तो आप सीधा कहिए कि हम जुमलों में उठा करके बनारस जनता को और वोट लेके मेयर संसद विधायक बनना चाहते हैं। आज विगत भाजपा सरकार तो आज आई है केंद्र और प्रदेश में, इससे पहले आज 2500-3000 साल से बनारस में मेयर, सभासद, मेयर बराबर भाजपा का और सभासद अधिकतम भाजपा का बनारस की जनता ने दिया। जब सत्ता में ये लोग नहीं थे तो ये लोग रोना रोते थे कि हमारी सत्ता प्रदेश में नहीं है, हमारी सत्ता केंद्र में नहीं है, हम काम कैसे करें, विकास कैसे करें, ये लोग रोना रोते थे। आज 8 साल हो गए, प्रदेश में, केंद्र में, दोनों जगह इनकी सरकार है, मेयर इनके हैं, पार्षद सबसे ज़्यादा अधिक है। आज भी ये रोना रो रहे हैं कि पैसे की कमी है और विकास अभी करना बाकी ही है। अभी भी जाएंगे तो घरों में जो पानी है वो सीवर का पानी, नल के पानी में मिल कर आ रहा है, लोग पीकर बीमार पड़ जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे महापौर महोदया ने दूषित जल की बात करें, उन्होंने बताया कि किसी भी शहर किसी गांव, किसी भी इलाके में दूषित जल नहीं मिल रहा है। नहीं तो मैं इस चैनल के माध्यम से जनता सच बोल रही है कि हमारे नहीं, इस चैनल के माध्यम से मैं बनारस की जनता से अपील करना चाहूँगा। बनारस की मेयर साहिबा यदि सही कह रही हैं तो इसका जवाब आने वाले चुनाव में आप लोग दीजिएगा, और यदि गलत कह रही हैं तो दुगनी ताकत से ये जवाब दीजिएगा कि बनारस की गलियों में आप जाएंगे तो लोग बताएंगे, मेयर क्या बताएंगे। मेयर तो बताएंगे कि बनारस में बहुत विकास हुआ है। मेयर ने आपको ये बताया कि मैंने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है? नहीं बताया। वो तो बताएंगे कि विकास हुआ है, बहुत मजबूती से काम हो रहा है, बनारस सुधर गया, क्योटो बन गया। मोदी जी भी बताते हैं कितना बन गया, नहीं बन गया, ये बनारस की गलियों में जाएंगे, वहाँ की जनता बताएगी। ये पूछना है तो गली के लोगों से पूछिए, जहाँ सीवर के गंदे पानी पीने को लोग मजबूर हैं। मेयर साहिबा बताएंगे, मार्केटिंग नहीं करना है तो मार्केटिंग। जैसे कि हमें मान लें कि एक तो मेयर साहिबा कह रही है तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में इतना धन है कि खर्च करते करो तो भी खत्म नहीं होगी। हमारी मेयर साहिबा कहते पैसे नहीं है, हम किसकी बात को सच मानेंगे। भाजपा की बहुत जनता है, देश में बहुत ज़्यादा पैसा है, देश में बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, GDP को गिराते चले जा रहे हैं, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, और इनकी वित्त मंत्री बयान देती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। जब मतलब ये कितना हास्यास्पद
बयान है, जब हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है तो ये मानने को ये तैयार नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये वित्त मंत्री का बयान है। तो पैसे की बंदर बात हो रही है कि पैसे का विकास हो रहा है, और कितना पैसा विकास के लिए खर्च कर रहे हैं, वो जब सरकारें बदलती हैं और इनकी जांचें जब होंगी तो पता लगेगा कि एक भी नेता इनके जेल के बाहर नहीं दिखाई देगा। घोटाले, नोटबंदी सबसे बड़ा इनका घोटाला हुआ, राफेल का घोटाला इन्होंने किया, तो जितने रोड बंद है उसमें लगातार घोटाले कर रहे हैं, हर काम में इनके घोटाले हैं। सरकार बदलते ही इनके एक नेता जेल के बाहर नहीं रहे, घोटालों का पूरा आडम्बर ये फैला दिए हैं, देश को बेरोजगारी व्यवस्था को गिरा के देश की स्थिति को चौपट कर दिए हैं। और ये मीडिया के बदौलत, मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे पत्रकार विभाग पत्रकार को जो आज अपनी आवाज़ मजबूती से उठा रहे हैं। आज मीडिया पैसे और ताकत के आडंबर में इतनी बंध चुकी है कि आप देख रहे हैं कि NDTV जैसे चैनल अडानी जैसे लोग खरीद रहे हैं, तो मोदी जी के साथ प्रदेश में पैसे कमा रहे हैं और नीतीश कुमार जैसे लोगों को छोड़ना पड़ा। तो जब हर तंत्र को उन्होंने बांध कर रखा है तो सच्चाई उनको दिखाएगा कौन? लेकिन इस देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, बनारस की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वास्तविक में आप इस सरकार से खुश हैं, रोजगार आपको मिल रहा है, पैसे आप कमा रहे हैं, विकास हो रहा है, गलियों में सीवर नहीं बह रहे हैं, पानी गंदा नहीं आ रहा है, कूड़े का अंबार कहीं नहीं दिख रहा है, साफ सुथरा है और पैसे आपकी जेब में है, आप खुश है तो वोट दीजिएगा, नहीं तो भगा दीजिएगा इस सरकार को, चाहे वो समाधि का चुनाव हो या मेयर का चुनाव हो या आने वाले 2024 का। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कुंवर यादव है। क्या समस्या हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर, किस प्रकार विरोध करा रहे हैं? देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऊपर से लोग हाईजेक किए हुए पूरे 100 आप देखिए, जैसे जो वार्ड नंबर 4 है, मान लीजिए वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 2 है, तो वार्ड नंबर 4 में अगर आप देखिए वहाँ OBC की संख्या ज़्यादा है, आप किस हिसाब से आरक्षण की वहाँ आप SC ST कर दे रहे हैं। जहाँ जनरल की संख्या ज़्यादा है आप वहाँ OBC डाल दे रहे हैं, जहाँ संख्या कम है वहाँ OBCओं की वहाँ SC ST कर दे रहे हैं। तो पूरी तरीके से भाजपा को जो नेता वरिष्ठ नेता है पूरी तरीके से हाईजेक किए हैं। अभी आपने मेयर साहिबा की बात कर रहे थे, मेयर साहिबा मानसिक रूप से पागल हो चुकी है। वो 2 वाक कर रही हैं। बनारस का विकास न हो पाने का कारण सबसे बड़ा यही है, जहाँ भाजपा के पार्षद है वहाँ वो फंड दे रही हैं, जहाँ कांग्रेस के पार्षद और सपा के पार्षद, बसपा के पार्षद वहाँ कोई फंड नहीं दे रही है, कोई काम होने नहीं दे रही है। वहाँ के पार्षद जा करके रोज नगर निगम धरना दे रहे हैं, लेकिन एकदम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? या पूरी तरीके से 2 वाक कर रही हैं। आप जाइए नगर आयुक्त के चैम्बर में, नगर आयुक्त आपको 6 महीने तक नहीं मिलेगा। आम जनता से नगर आयुक्त तो मिल ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा समझ लीजिए कि बनारस का दुर्भाग्य है। तो आपके कहने मतलब जो भी टिकट के बंटवारा हुआ है, आरक्षण सही नहीं हुआ है? आरक्षण पूरी तरीके से गलत हुआ है। आप बताइए ना किस आधार पे वार्ड नंबर 3 की अगर आप बात कर लीजिए, जो फुलवरिया जिसको कहा जाता है, वहाँ OBCओं की और जनरल की संख्या सबसे ज़्यादा है। आप किस आधार पे SC ST कर दिया बताइए हमको। हमारी नगर आयुक्त महोदय, हमारे जो मेयर महोदय हैं, वो कहती है कि जो टिकट बड़ा बिल्कुल सही हुआ है, उनमें कहीं कोई कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अगर नहीं शिकायत हुआ है विकास कैसे होगा? नहीं शिकायत हुआ तो विकास कैसे होगा? अगर ये सीट जनरल है और ऊपर भाजपा के लोग करें SC ST करो, मैं SC ST करूँगा तब ना मेयर साहिबा का विकास होगा, तब ना मेयर साहिबों को 50,000 1 लाख रुपए एक सीट पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? यानी कि आपके हिसाब से पूरी जो टिकटों की बंदर बाट की है, पैसे को लेकर के है। क्या मेयर साहिबा ने आपको ये बताया कि महमूदगंज में उन्होंने रविंद्रपुरी में उन्होंने लिया है मकान 75 लाख का फ्लैट करता है? कहाँ से 75 लाख उनके पास है? ये 75 लाख उनके पास कहाँ से है? ऐसा ही ना काम करा करके जितने भाजपा के वार्ड हैं सारे वार्डों ने मेयर साहिबा ने पैसा दिया, कमीशन लिया, फंड लिया, सब कुछ बैकडोर से काम होता चला। इसी कारण है, यही कारण है कि बनारस हमारा क्योटो नहीं बन पाया, गंगा की सफाई नहीं हो पाई। आज भी आप देखिए, अपने कैमरे को घुमाइए, पूरी तरीके से जो खम्भे के पोल के तार हैं पूरी तरीके से तो लटके पड़े हैं। रोज खम्भे में लाइट उतर रही है, गाय मर रही है, जानवर मर रहा है, पूरी तरीके से हो क्या रहा है? कोई विकास नहीं हुआ है बनारस। यानी विकास के नाम पर पूर्ण से बनारस शुरू है पूरा 100 वार्ड आज भी पीने के पानी में सीवर का पानी आ रहा है। आप लल्लापुर वार्ड उठा लीजिए, सरैया उठा लीजिए, मदनपुरा उठा लीजिए, बेलूपुरा उठा लीजिए, जहाँ इनका जलकल का सिस्टम है, पूरा पानी सीवर का आ रहा है। अगर मेयर साहिबा ये बात कहती हैं
नहीं आ रहा है, आए हमारे क्षेत्र में, मैं उनको दिखाऊँ। मैं कंप्लेन करते करते जलकर नगर निगम में थक गया हूँ। अधिकारियों पे कोई कमांड नहीं है, अधिकारी अपने मन के हो चुके हैं, अब कोई काम नहीं कर रहे। तो यानी कि जो हमारी नगर की महापौर महोदया करें, उनकी बात तो कितना प्रतिशत माने? कैसे सच मान लेंगे यार? मैं तो धरातल पे आपको विकास दिखा दूंगा। चलिए, पूरा सीवर बजा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठेकेदार का हमसे सफाई नहीं हो पाएगी, हमारा फंड रुका हुआ है। जो लोग पत्थर बिछा रहे हैं, पूरा कार्य कर रहे हैं, उनके पूरे फंड बचे हुए हैं, कोई काम करने नहीं चाह रहा है। पैसा जा कहाँ रहा है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। जैसा कि भी आपने देखा कि हमारी बात जो है कुंवर जी से हुई है, विश्वनाथ जी से हुई है, और इन्होंने बताया जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा किया गया पूर्ण रूप से सही नहीं है, और इसका काशी की जनता खुल के विरोध करे। नगर के महापौर से भी कह रही है कि अगर आपको लगता है कि दूषित जल की सप्लाई नहीं हो रही तो आप एक बार खुद सर्वे कीजिए, तभी आपकी आंखें खुलेगी, तभी आपको लगेगा कि जनता सही करे कि आप सही कर रही है। आखिर झूठा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनिया साहब देख रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त नगर निगम के बाहर खड़ा हूँ। हमारे साथ शंकर कृष्णानी जी है जो कि समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं, और हम आज इनसे जानना चाहते हैं जो यहाँ नगर निगम द्वारा सीटों का बंटवारा हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, इस जानना चाहेंगे। क्या कमियाँ उसमें? देखिए, जो आरक्षण की प्रक्रिया को जो चुनाव आयोग के द्वारा अपनाया गया है, निश्चित रूप से इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश सरकार की कठपुतली बन के रह गया। क्योंकि राजनीति में निकाय का चुनाव सबसे पहली सीढ़ी नौजवानों के लिए दिया, और जिस तरीके का आरक्षण चुनाव आयोग ने कठपुतली की तरह सत्ता के इशारे पर जो करने का काम किया है, इससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नौजवान विरोधी है, और नौजवानों ने समाज में जो खुशहाली लाने के लिए अपनी राजनीतिक ज़मीन को, अपनी राजनीतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से नौजवानों ने मेहनत की थी, और जो यह आरक्षण आया है, निश्चित रूप से उनकी मेहनत की गई खेती को चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंजर बना के रखा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यह अलोकतांत्रिक तरीके से इसको बनाया गया है, नियम कानूनों की छुट्टियाँ उड़ाकर यह आरक्षण किया गया है। हम इस आरक्षण की निंदा करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि जो भी नियमानुसार आरक्षण की प्रक्रिया हो उसको अपनाया जाए, जो सही चीज़ें हों उसको सही तरीके से किया जाए। नहीं तो मुझे यह लगता है कि अगर जिस तरीके से आरक्षण किया गया है, यह लोकतंत्र का गला घोट कर आरक्षण। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने शंकर कृष्णानी से बात की, उन्होंने बताया कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है ये पूर्ण रूप से गलत है। इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आज शंकर कृष्णानी जी नगर निगम को समझा करके इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो को डॉक्टर सुनिया साहब देख रहे हैं। जी बताएं, नगर निगम द्वारा जिस प्रकार से परिसीमन जारी हुआ है आरक्षण का, उसका किस प्रकार से आप विरोध कर रहे हैं? मैं दिनेश कसोदन गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी शहर दक्षिणी विधानसभा और जिला कोषाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ बनास व्यापार मंडल। जिस तरह से आबादी के अनुसार अनुपात यहाँ पे एससी का चाहे ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, उस अनुपात से नहीं हुआ। अब मेरा व्यापार मंडल और मेरा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं पूरे जोरदार ढंग से विरोध करता हूँ कि सरकार की अपनी मंशा को यह जो है साबित करती है कि इस देश में जो बैकवर्डों और दलितों शोषितों के साथ अत्याचार सरकार कर रही है वो अधिकारियों ने प्रदर्शित किया है। मैं इसका जोरदार ढंग से विरोध करता हूँ।